और ये सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो डाटा पर काम करते हैं। अक्सर हम शब्द सुनते रहते हैं डाटा डाटा, तो डाटा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो डाटा होता है, जैसे शब्द लिखे हैं बहुत सारे, राम, श्याम, समय, है, ना, रहना, जाना। अभी ये सब जो, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, बस लिखे। तो जो रॉ फॉर्म है किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्दों का, वो डाटा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डाटा। अभी डाटा से जब इसको सुव्यवस्थित किया जाएगा, डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रोसेस जब डाटा को किया जाता है तो उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो निकल के आती है सूचना या इंफॉर्मेशन। जैसे राम श्याम है, अभी एक सूचना मिली इसी डेटा में से कि राम श्याम है, मतलब राम ही श्याम, राम क्या है? श्याम है। तो यहाँ ये सूचना बनी। तो डाटा और सूचना में बेसिकली ये अंतर होता है कि डाटा जो आंकड़ों का बिखरा हुआ रूप है, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, चीजें एक तरीके से व्यवस्थित नहीं है जिनका कोई अर्थ निकले, और जब उसको प्रोसेस कर देते हैं तो वही चीज डाटा कहलाती है। एक इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे जनगणना हो रही है। अब जनगणना में एक परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं, 2 शादीशुदा हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और जिसमें से 2 बच्ची हैं और 1 बच्चा है। अभी सबका लिखते चले गए। अभी भारत में कम से कम 145 करोड़ जैसे आबादी है, तो इसमें से कितने व्यक्ति शादीशुदा हैं, कितने नहीं हैं? तो अभी 145 में कम से कम 50 परिवार होंगे। अब 50 परिवार का बारी बारी ढूंढने जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। अभी इसी को अगर कंप्यूटर में डालोगे एज अ डेटा के रूप में और डेटा को प्रोसेस करोगे तो आपके पास एक डेटा निकल कर आएगा कि इतने लोग शादीशुदा हैं। तो ये क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गई। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाली जाती है, सूचना कहाँ से निकाली जाती है? तो सूचना डाटा से निकाली जाती है। तो ये बेसिकली अंतर होता है डाटा और सूचना में। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भी ऐसे ही एक शब्द होता है प्रोग्राम। इन शब्दों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो बेसिक है बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोग्राम क्या होता है और कहाँ जाने का प्रोग्राम है आज, इस प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि ये हमारा जनरली टर्म है, इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। तो जो दिशा निर्देश होते हैं, जो जो कंप्यूटर में सेट किए जाते हैं, जिनके अनुसार उनका उसका जो सीपीयू है वो रिएक्ट करता है और हमारा डेटा प्रोसेस होता है, तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक शब्दावली थी। आगे बढ़ते हैं। ये जो डाटा है उसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। डाटा ऐसे संगठित और असंगठित तथ्यों एवं आंकड़ों का समूह है जिससे कोई जानकारी नहीं मिलती। डाटा से क्या नहीं मिलती? कोई भी जानकारी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होता, और जानकारी कब मिलती है? जब डाटा प्रोसेस हो जाता है। अब सूचना क्या होती है? अभी अपन समझ के आ रहे हैं कि संसाधित या प्रोसेस डाटा को ही अर्थपूर्ण सूचना कहा जाता है। डेटा को प्रोसेस कर देंगे तो सूचना बन जाती है। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में, कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बाइनरी, इस टाइप से, तो बहुत सारी भाषाएं रहती हैं। तो किसी भी विशिष्ट भाषा में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, जिसके अनुसार कंप्यूटर काम करता है, क्या करता है कंप्यूटर? इसके अनुसार काम, उसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ही नियंत्रित होता है। अभी बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है।
तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है। इसमें डाटा और निर्देश दिए जाते हैं, उनका विश्लेषण करती है मशीन, प्रोसेस करती है, उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर शो हो जाता है, तो वो कंप्यूटर है। अभी खासकर यूज़ कहाँ किया जाता है? एक कैलकुलेटर है, वो भी कंप्यूटर है। मोबाइल है, वो भी कंप्यूटर है। अभी तुम डाटा क्या दे रहे हो? आजकल आप लोग सुनते होगे, हे सीरी, तो ये सीरी सुनती है, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन लेती है, उसका आंसर देती है, जैसा भी वो सॉल्व कर पा रही है उस चीज़ को। जो डाटा है निर्देश और परिणामों को भंडारित भी करता है। जो कंप्यूटर होता है, जैसे वही जनसंख्या वाला एग्जाम्पल, जनसंख्या के डाटा को कौन भंडारित करेगा? कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर कितना बड़ा है कितना छोटा है उस चीज़ पे हम बाद में जाएंगे, है ना, और बाद में इसका उपयोग करते हैं डाटा का। अभी कंप्यूटर के प्रकार, अनुप्रयोग मतलब यूज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो थर्मामीटर होता है, पारे वाला। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, इन पर काम करता है। जैसे दाब, ताप, हवा की गति, गुरुत्व, जो भौतिक राशियां होती हैं उन पर काम करता है। अभी उन पर काम कैसे करता है? थर्मामीटर है अपना ये। अभी जब तक ये आपकी जीभ के नीचे रहेगा तब तक आपको ये जो पारे की स्केल है वो ये ऊपर या नीचे जहां भी जा रही है वहीं जाएगी। जैसे अगर ये आपने जीभ के नीचे दबाया, ये ऊपर गई, अभी एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगी। तो जब तक ये आपकी जीभ के नीचे दबा हुआ है ये वाला हिस्सा, तब तक ये आपको सिग्नल देगी। और इसके सिग्नल कैसे रहेंगे? जब तक दबा हुआ तब तक सतत लगातार सिग्नल दे रही है। ऐसा नहीं है कि एक दे दिया फिर छोड़ दिया, दे दिया फिर छोड़ दिया, क्योंकि ये क्या भौतिक राशियों पर काम करती है। तो कंटिन्यूटी के क्षेत्र में जहां भी जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की, तो हम कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? तो वहां हम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज, है ना। हवा की गति है, अगर उसको नापने के लिए कि हवा की गति जो कितने किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, हमें कौन सा कंप्यूटर चाहिए? हमें एनालॉग कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि वहां सतत आंकड़े चाहिए, एक भी सेकंड का, एक भी पल्स का कोई गैप नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल है स्पीडोमीटर। अभी पहिया कितनी स्पीड में घूम रहा है उससे लगातार जुड़ा हुआ है तो ये मीटर आगे जाएगा, और अगर नहीं जुड़ा है, जुड़ाव खत्म, मीटर नीचे आ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। और हमें कई मशीनों में जैसे रॉकेट जैसी चीजों में लगातार स्पीड जानने की आवश्यकता होती है, तो वहां हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये अंकों पर कार्य नहीं करते बल्कि भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। ये हमने अभी समझ ही लिया। काय पर काम करते हैं? भौतिक राशियों पर। इनका प्रयोग वहां किया जाता है जहां भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्पीडोमीटर। इनके संकेत सतत होते हैं क्योंकि जब तक जीभ के नीचे थर्मामीटर लगा हुआ है तब तक संकेत मिलते रहेंगे। मतलब अगर वो आपका टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो वो लगातार दिखाता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बीच में दिखाना बंद कर दे। ये विशेष उद्देश्य मशीन होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। अभी विशेष उद्देश्य मशीन होते हैं, स्पीडोमीटर है, तो स्पीडोमीटर सिर्फ स्पीड नापेगा, ना कि कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन तो कर नहीं सकता। थर्मामीटर है तो सिर्फ क्या नापेगा? टेम्परेचर, टाइम तो बताएगा नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं बस, और उस काम में एकदम परफेक्ट होते हैं। उदाहरण क्या है? वोल्ट मीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब इसके उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। सबसे खास विशेषता ये डिजिटल कंप्यूटर की कि जीरो और वन,
बाइनरी अंकों पर काम करता है। अब जहां काम में एनालॉग कंप्यूटर नहीं आएगा, जहां सतत सिग्नल की जरूरत नहीं है, वहां डिजिटल कंप्यूटर काम में आएगा। हम जो भी इसमें डेटा देते हैं अंकों पर काम करता है, तो जो भी डेटा देते हैं अपने अंकों के फॉर्म में बदलता है, उसके बाद प्रोसेस करता है इसका सीपीयू, और इस डिस्प्ले पर रिजल्ट शो होता है। ये बाइनरी सिद्धांत पर काम करते हैं, 0 और 1 पर। इनके संकेत असतत होते हैं। असतत होने का मतलब ये है कि 0 का मतलब होता है ऑफ या लो, और 1 का मतलब होता है ऑन। अभी 1, अभी ये खाई में 0 आया, फिर 1 बना, फिर 0 आया, फिर 1 बना। अभी यहाँ ये 0 0 1 1 1, तो असतत है, क्योंकि जब तक ये बुझा तब तक सिग्नल आना बंद होगा। जब तक ये बुझा या लो पे गया तब तक सिग्नल आना बंद हो गए, और ऊपर सिग्नल आ रहे हैं जब 1 आ रहा है तो जो बाइनरी वाला सिस्टम है वो ऐसे काम करता है, और डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यूज किया जाता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर में सतत सिग्नल थे, लगातार, बीच में कोई गैप नहीं। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा व निर्देशों को एक साथ इनपुट किया जाता है, जो हमारा सामान्य कंप्यूटर होता है जैसे हम यूज करते हैं लैपटॉप वगैरह उसमें, और सीपीयू को जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार अंक गणती व तार्किक गणनाएं करता है तथा परिणाम प्रदर्शित करता है। तो एक सामान्य बात है, बस ये याद रखने की सीपीयू किस पर काम करता है, अंक गणती और तार्किक गणनाएं, इनको सॉल्व करता है। और डिजिटल कंप्यूटर बहुउद्देशीय होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल, ये भी डिजिटल कंप्यूटर का, इससे बात भी कर लो, कैलकुलेटर भी चला लो, वीडियो भी देख लो, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो ये बहुउद्देशीय होता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर अलग से कुछ भी नहीं है, ये डिजिटल और एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल का मिश्रित रूप है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल पंप। अभी पेट्रोल पंप में, ये पेट्रोल पंप का नहीं है, ये दरअसल किसी और का फोटो है। यहाँ पे पैसे चलते रहते हैं और लीटर चलता रहता है, और इससे किसके थ्रू पेट्रोल चलती रहती है। तब इसके थ्रू कितनी पेट्रोल बह रही है, इसके सतत सिग्नल किसको चाहिए, डिजिटल कंप्यूटर को, और डिजिटल कंप्यूटर हमें शो कराएगा। एक एग्जांपल और है, इससे समझ सकते हैं। जो रडार होती है, अभी पाकिस्तान का विमान कहाँ उड़ रहा है कहाँ नहीं उड़ रहा है, तो रडार पर सिग्नल आते रहते होंगे। भारत में अगर जैसे कोई विमान एंटर करेगा तो रडार पर सिग्नल आएंगे, और रडार लगातार काम कर रही है। तो ये इतना वाला हिस्सा किसका उदाहरण हो गया, एनालॉग कंप्यूटर का, क्योंकि लगातार इस पर सिग्नल गिर रहे हैं। अभी इसको कहाँ भेजेगा, डिजिटल कंप्यूटर में, और डिजिटल कंप्यूटर फिर निर्णय लेगा कि मिसाइल छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब दोनों को मिला के काम करते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं पाई जाती हैं। भौतिक राशियों पर कार्य करने के साथ साथ अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं भी करता है, कोई डिसीजन लेता है। इसके अंदर एनालॉग वाला भाग समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है, जबकि डिजिटल वाला भाग कंट्रोलर। अभी समस्या कहाँ है, विमान कहाँ उड़ रहा है ना, पेट्रोल कितनी निकली है, इस पाइप में से कितनी बह रही है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये एनालॉग। डिजिटल वाला तो उसके आंकड़े शो करेगा ना बाद में। उदाहरण क्या है, ईसीजी, पेट्रोल पंप मशीन और रडार। अभी कंप्यूटर को एक और वर्गीकरण है, वो है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो इसमें कुछ खास है नहीं। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए जो हम लोग चलाते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह। और विशेष उद्देश्य क्या होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि एटीएम मशीन। अब एटीएम मशीन क्या है, ये विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही काम कर सकती है ना, पैसे निकाल सकती है बस। तो पैसे के अलावा इससे कहो एक काम करो, फोन लगा दो, तो नहीं लगा पाई, कोई सीरी थोड़ी ना है, वो तो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है। आकार व गति के आधार पर कंप्यूटरों का प्रकार।
तो पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? पहली बात तो इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो चिप लगी होती है, इसके कारण इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, है ना। या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। जो मोबाइल होता है वो ना, मोबाइल में सीपीयू नहीं पूछते, तो माइक्रो प्रोसेसर कितने कोर का है ना, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितने बिट का है, तो वो सारी चीज पूछते हैं, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अगला वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर का ही उन्नत रूप है। अगर दो डब्बे रखे हैं ऐसे करके, तो आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा वर्क स्टेशन है और कौन सा माइक्रो है, लेकिन यूज के आधार पर थोड़ा सा अंतर है कि इसमें क्या है, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन होती है, हाई रेजोल्यूशन, और जो इसका प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है या प्रोसेसर, वो बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? ग्राफिक्स डिजाइनिंग में। जहाँ ग्राफिक्स, जहाँ फोटो को बहुत ज्यादा क्लैरिटी से देखना हो, अगर चंद्रमा का फोटो खींचा गया तो कहाँ दो देखोगे, वो वर्क स्टेशन में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है, तो बहुत अच्छे से चीजें दिख पाएंगी। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इसमें देखो, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, क्योंकि एक ही सीपीयू है। अभी माइक्रो में छोटा है और वर्क स्टेशन में हाई लेवल का है। मिनी कंप्यूटर में कई सारे सीपीयू होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। जैसे बैंकों में देखा होगा, एक कंप्यूटर रखा है, एक ए रखा है, एक ए रखा है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इनके पास सीपीयू नहीं है, सीपीयू एक अलग मशीन रखी है, इसमें छोटे छोटे सीपीयू लगे, तो ये सभी जुड़े हुए हैं इससे। तब इससे क्या होगा कि जब ये व्यक्ति बीच वाला काम नहीं कर रहा है, तो एक से सीपीयू फ्री है, या फिर इसमें तीन ही सीपीयू हो, दो ही हो, अभी एक एक काम कर रहा है, दो काम कर रहे हैं, दो काम नहीं कर रहे हैं, तो एक ही सीपीयू से काम हो जाए। मतलब कि रिसोर्स शेयरिंग की जा सकती है इसमें। जैसे बैंकों में ज़्यादातर ये किया जाता है, क्योंकि बैंकों में क्या होता है कि अगर सबका अलग अलग सीपीयू होगा तो डेटा अपडेट नहीं होगा। कभी बोलते हैं उस विंडो पर चले जाओ, कभी बोलते हैं इस विंडो पर चले जाओ, और जैसे ही वो काम करता है तो दूसरे के पास भी पहुंच जाता है, क्योंकि सीपीयू सेम है, मेमोरी सेम है, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है मेन फ्रेम। अभी मेन फ्रेम मिनी से बड़ा है और सुपर कंप्यूटर से छोटा है। तो जो बड़े बड़े उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, तो जैसे अमेजन है, अब अमेजन में इतने सारे डेटा आ रहे हैं, है ना। या जो रेलवे का टिकट काउंटर होता है, तो अभी जब रेलवे का तत्काल बुकिंग करते हैं अपन, तो केवल तुम तो बुकिंग कर नहीं रहे हो, शायद 1 करोड़ लोग बुक करते होंगे जब 11 बजे खिड़की खुलती है। तो अभी टिकट कितने हैं, कहाँ देने हैं, अगर किसी एक खास ट्रेन के लिए बुक करो तो 100 टिकट हुए, 1000 लोगों ने एप्लीकेशन किया या बुक करने की कोशिश करी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका सिस्टम मेन फ्रेम जैसा होना चाहिए, बड़ा सिस्टम होना चाहिए, तो वहाँ जाके बुक कर पाएंगे। अभी मेन फ्रेम में क्या है, बहुत सारे सीपीयू होते हैं, तो इसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी जब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है मेन फ्रेम की, तो ये सर्वर के रूप में काम कर सकता है। ये सर्वर डाउन चल रहे हैं, अभी 100 लोगों के लिए टिकट उपलब्ध है, 1000 आ रहे हैं, तो सर्वर को तो ब्लॉक कर ही देंगे। तो आपने देखा है कि रेलवे की साइट कभी कभी चलती नहीं है, तो वो सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करते हैं। और अंत में आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे सुपर है, नाम से स्पष्ट है। इसकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। खास बात यह है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए भी बनाए जाते हैं, है ना। माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर हैं, जिन्हें निजी कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या कहा जाता है? निजी कंप्यूटर कहा जाता है। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है, और संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति भी कम होती है, क्योंकि ये सामान्य यूज के कंप्यूटर कोई विशेष काम नहीं कर रहे होते हैं। इसमें किसका यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है। अब एक ही सीपीयू होता है तो क्या एक ही व्यक्ति काम कर सकता है?
अगर ज़्यादा सीपीयू होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा व्यक्ति काम कर पाएंगे। इसके प्रकार क्या है, डेस्कटॉप ऑफिसों में मिलता है, लैपटॉप आपके बैग में मिलता है, पाम टॉप अब नहीं चलता, पहले हथेली भी बन जाता था, टैबलेट और स्मार्टफोन तो सबके पास होते ही हैं। वर्क स्टेशन, इसका प्रोसेसर क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली है ना, अभी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। और मॉनिटर की जो विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता अर्थात रेजोल्यूशन, वो अधिक होता है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। तो यहाँ पर फोटो देखना हो किसी का या ग्राफिकल कोई काम करना हो तो वो कर सकते हैं। एकल प्रयोगता है, क्योंकि एक ही सीपीयू है तो एक ही प्रयोग कर पाएगा। इसका प्रयोग काम किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी, डिजाइन बनाने में, मतलब ग्राफिक्स में किया जाता है, जिसके की ग्राफिक्स की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी आए। मिनी कंप्यूटर, ये मध्यम आकार के होते हैं, इनकी संग्रहण क्षमता व गति माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। एक से ज्यादा सीपीयू उसमें लगे होते हैं तो एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। बैंकों में, बड़े कार्यालयों आदि में इनका यूज किया जाता है, इसमें बहुत बड़े डाटा का संग्रहण कर सकते हैं क्योंकि मेमोरी भी तो ज़्यादा होगी। अभी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, संग्रहण क्षमता अधिक होती है, कार्य करने की गति काफ़ी अधिक होती है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगे होते हैं मेन फ्रेम में तो लोग भी एक से ज़्यादा काम कर पाएंगे। इनका सर्वर के रूप में यूज किया जाता है ना, जैसे अनुसंधान क्षेत्रों में, बड़े व्यापारिक संगठनों में, जहाँ ज़्यादा डेटा की जरूरत है और तुरंत प्रोसेस करके देना है तो वहाँ इनका यूज किया जाता है, किसका, मेन फ्रेम का। सुपर कंप्यूटर सब अब तक के सबसे उन्नत कंप्यूटर हैं जो आकार में बड़े, लगभग बिल्डिंग के बराबर होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है और इनकी गति क्या में नापी जाती है, फ्लॉप्स में। मैं अभी आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर की गति क्या में नापी जाती है, वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म एक बार आप देख लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड क्या होता है फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसमें नापी जाती है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की गति। ये समानांतर तकनीक पर काम करते हैं, ये पॉइंट अपना छूट गया था। तो समानांतर तकनीक क्या होती है, जैसे कोई डेटा है 10 MB का, तो इसने क्या करा, एक एक MB के 10 टुकड़े बना लिए, ठीक है, ऐसे करके। अभी उसमें बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में, तो सब एक साथ काम करेंगे एक MB, तो बहुत जल्दी निपटा देंगे काम को। जो अपना माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें एक ही सीपीयू होगा तो पहले इसको निपटाएगा, फिर इसको निपटाएगा, फिर इसको। जबकि सुपर कंप्यूटर में क्या है, एक साथ सारे सीपीयू लग जाएंगे। तो समानांतर समांतर तकनीक या पैरेलल तकनीक यही होती है जिस पर सुपर कंप्यूटर काम करता है। अब कई सारे सीपीयू लगे हैं तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं इस पर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधानों, मौसम पूर्व अनुमानों, अंतरिक्ष विज्ञान, नाभिकीय क्षेत्र आदि में, जहां जहां हाई डेटा प्रोसेस करने की जरूरत होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। और इसकी जो शुद्धता है वो उच्च कोटि की शुद्धता होती है और जो अत्यंत तीव्र गति से काम कर पाते हैं। तो ये तो थी कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट करके बता सकते हैं।